हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। ये एक ऐसा चैनल है जो कि क्लास 11 और क्लास 12 के स्टूडेंट्स की जेई और नीट की प्रिपरेशन के आपकी मैक्सिमम हेल्प करने के लिए कमिटेड है। चाहे वो कंप्लीट चैप्टर की डिस्कशन हो, डिटेल में आपको हर एक कंसेप्ट को सिखाना, चाहे वो छोटी छोटी ट्रिक्स हो जो कि आपको आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा स्कोर करा सकें, हम ऐसा हर एक लेक्चर आपके लिए लेके आ रहे हैं। हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है और वो है इनऑर्गेनिक मेड इजी। इसमें जैसे ये नाम सजेस्ट करता है, तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी आसान बनाने के लिए इस प्लेलिस्ट को हमने क्रिएट किया है। इस प्लेलिस्ट में जो भी टॉपिक्स हम डाल रहे हैं वो सब टॉपिक्स जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप ट्रिक्स के साथ बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, और क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, और अगर उनको ट्रिक्स के साथ याद कर लिया तो वेल ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी हो ही जाएगी। आज इस प्लेलिस्ट में एक नया लेक्चर हम ऐड कर रहे हैं और वो लेक्चर किस पे होने वाला है? ऑल इनऑर्गेनिक रिएक्शंस विद वाटर। तो वाटर के साथ रिएक्शंस आप हाइड्रोजन से शुरू करेंगे, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में आपको हर एक जगह पे वाटर के साथ एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की रिएक्शंस मिलेंगी। मगर सब जगह अलग अलग जगह पे आप उनको याद करते हो और आपको वो याद नहीं रहते हैं। इसलिए हमने क्या किया है, हमने उन रिएक्शंस को एक जगह पे आपके लिए इकट्ठा किया है। आपके साथ उनको डिस्कस करेंगे एंड ट्रस्ट में उससे आपकी आधी रिएक्शंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की याद हो जाएंगी और बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। आज ये लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 1, जहां पे हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स विद वाटर। ठीक है, तो चाहे वो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हो, 2 के एलिमेंट्स हो, ग्रुप वाइज हम एक एक एलिमेंट के साथ वाटर के साथ डिस्कशन करते जाएंगे कि कैसे एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, और वो आपको बहुत आसानी से याद भी हो जाएंगे प्रोडक्ट्स, और वेल एग्जामिनेशन में ऑब्वियसली स्कोर आप ज्यादा करने वाले हो। और क्योंकि ये लेक्चर नंबर 1 है, इसका मतलब है इसके बाद और भी कोई लेक्चर्स आने वाले हैं इस पे, तो वेल इस पे हम 2 लेक्चर्स और पुट करेंगे। दूसरा लेक्चर होगा जहां पे हम वाटर की आयनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, और तीसरे में हम स्टडी करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स की वाटर के साथ रिएक्शंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये लेक्चर क्या हो गया? मस्ट फॉर जेई एंड नीट, और आने वाले दोनों लेक्चर्स भी मस्ट फॉर जेई एंड नीट। तो अगर आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है तो वेल ये लेक्चर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। आई होप आप लोग इस लेक्चर के साथ बहुत ज्यादा गेन करेंगे। तो हम ये रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स विद वाटर को कहाँ से शुरू करें? वेल हम शुरू करते हैं क्लास 11 की पढ़ाई से। सबसे पहला चैप्टर जो आपने क्लास 11 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ा वो था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस की प्रेपरेशन हमारे लिए यहाँ पे इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारी कंसेप्ट्स को सीखा रिलेटेड टू द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। अब कौन से मेटल्स रिएक्ट करते हैं, कौन से नहीं करते, उसे हमने अंडरस्टैंड किया एक्टिविटी सीरीज से। तो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर सकते हैं, मगर जो एलिमेंट्स नीचे हैं हाइड्रोजन के इस एक्टिविटी सीरीज में वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि कॉपर, मर्करी, सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड की वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। मगर बाकी के जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं ये सब वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। अब इनमें से जो एलिमेंट्स हायर अप इन द एक्टिविटी सीरीज है, इसका मतलब है कि वो हाइड्रोजन से कहीं ज्यादा रिएक्टिव हैं, वो वाटर के साथ बहुत आसानी से हाइड्रोजन गैस को रिवॉल्व कर सकते हैं, और वेल हम देखते हैं कि वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो लिथियम, पोटाशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर सकते हैं। जबकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो हमें वाटर का टेम्परेचर को इंक्रीज
करना पड़ता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और जैसे जैसे हम यहाँ पे आयरन तक पहुंचते हैं तो इवन स्टीम के साथ रिएक्शन होता है, कोल्ड वाटर हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ हमने सब कुछ स्टडी किया प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में। तो जल्दी से रिएक्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ। तो कोल्ड वाटर मीनिंग टेम्परेचर 7 to 25 डिग्री सेल्सियस। हम देखते हैं कि जो भी मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में काफी ऊपर होते हैं, वेल वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम और वाटर के साथ रिएक्शन एक बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पोटाशियम। पोटाशियम और वाटर का रिएक्शन अगेंस्ट एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन, आग लग जाती है जब हम पोटाशियम को वाटर में डालते हैं, और वेल KOH प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्शियम और वाटर का रिएक्शन। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, मगर ये रिएक्शन कंपैरेटिवली स्लोअर रिएक्शन होता है। अगेन इसको हम वन बाय वन जब हम एक ग्रुप्स के एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे, हम और आगे इसको फर्दर डिस्कस करते जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ठीक है, मगर ये जितने भी मेटल्स हायर अप इन द एक्टिविटी सीरीज हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और जब भी वाटर का टेम्परेचर कम है, कोल्ड वाटर है, तो वेल आप हमेशा देखोगे कि मेटल की कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हॉट वाटर 25 to 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, रिंग, दे रिएक्ट विद हॉट वाटर लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम और वाटर का जब रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। नेक्स्ट हमारे पास है स्टीम के साथ रिएक्शन। तो और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स में हम जब पहुंच जाएंगे कि आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, टिन है, लेड है, they can be attacked by steam only, right? For example, we have iron reacting with water forming Fe3O4 and hydrogen, and Fe3O4, please do remember this is going to be ferroso-ferric oxide. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारे एलिमेंट्स की एक इकट्ठी स्टडी कर दी। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स भी हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स भी हैं, यहाँ पे P ब्लॉक के मेटल्स भी हैं, यहाँ पे D ब्लॉक के मेटल्स भी हैं। तो अब हम वन बाय वन इन ग्रुप्स में इनको डिवाइड करते हुए अंडरस्टैंड करते जाएंगे कि कैसे ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, दैट इज अल्कली मेटल्स, जो कि आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखे देख भी सकते हो। तो वेल ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, अभी हमने प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में भी देखा कि वेल जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, और ये जो हाइड्रोक्साइड्स हैं ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो जनरलाइज करते हैं हम सारे ही अल्कली मेटल्स के लिए। तो कोई भी अल्कली मेटल होगा वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कैसे वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे ये रिएक्शन ज्यादा वायलेंट होती जाएगी। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जब लिथियम और वाटर के साथ हम रिएक्शन देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन नहीं होता, इनफैक्ट काफी स्लो रिएक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम जब सोडियम और वाटर का रिएक्शन देखते हैं तो वाटर में एकदम से सोडियम मेटल को डालोगे तो एकदम से वो रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इनको वाटर के अंडर स्टोर नहीं करते। अल्कली मेटल्स बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो इवन ऑक्सीजन ऑफ द एयर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें अवॉइड करना होता है कि वो एयर के साथ ना रिएक्ट करें। मगर हम उनको वाटर के अंडर भी स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वाटर के साथ भी ये एक्सप्लोसिवली रिएक्ट कर जाते हैं। अगर अब हम सोडियम से पोटाशियम पे मूव करते हैं तो वेल अगर आप पानी में पोटाशियम मेटल को डालोगे तो एकदम से आग लग जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है, और जैसे जैसे हम रुबिडियम और सीजियम पे जाते हैं तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, एक बॉम्ब की तरह एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इसका मीनिंग क्या है, हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वाटर के साथ अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है।
अब अल्कली मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यूज हैं उससे रिलेटेड आपको एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो हमें यहाँ पे सिर्फ रिएक्शंस को ही पढ़ना था, बट मैं आपको क्विकली वो कंसेप्ट्स दे रही हूँ। और अगर आपको उनको डिटेल में अंडरस्टैंड करना हो तो मेरे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 4 में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स गिवन है, वहां पे आप इस कंसेप्ट को और भी डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ आपको जल्दी से वो कंसेप्ट्स बता रही हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ अल्कली मेटल्स विद वाटर। तो वेल हम देखते हैं कि अल्कली मेटल्स के जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज हैं फॉर एम नॉट टू एम, ठीक है, अल्कली मेटल के आयन से मेटल बनाने के लिए जो वैल्यूज हैं हम देखते हैं कि लिथियम की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव है और उसके बाद सोडियम की सबसे लोएस्ट नेगेटिव वैल्यू है और सोडियम से पोटेशियम तक ये नेगेटिव वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं। सो लिथियम हैज द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू एंड सोडियम हैज द लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। मगर हम देखते हैं कि वाटर के साथ रिएक्ट करने में लिथियम सबसे कम है, सबसे लेस्ट रिएक्टिव इज लिथियम। तो ऐसा क्यों है जबकि उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव है? दैट इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। उसको किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करके हाइड्रोजन गैस को आसानी से इवॉल्व कराना चाहिए, मगर फिर भी वाटर के साथ उसकी रिएक्शन स्लो है। तो वेल उसके लिए प्लीज डू रिमेंबर कि जो लिथियम का साइज है वो बहुत छोटा है, इसलिए जो लिथियम की हीट ऑफ एटमाइजेशन है, मेटल से आयंस फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ज्यादा है। आयनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा है, एक गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल के आयन बनाना होगा तो वो एनर्जी ज्यादा लगेगी। मगर क्योंकि वो साइज बहुत छोटा है इसलिए जब हम उसको पानी में डालते हैं तो हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। इन तीनों के क्यूमुलेटिव इफेक्ट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हाई हाइड्रेशन एनर्जी आ जाती है, इसलिए हम देखते हैं कि ये जो ई नॉट वैल्यू है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव है। वाटर के अंदर जब लिथियम की और कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन होगी तो वेल लिथियम विल बी एक्टिंग एज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। मगर जब वाटर के साथ ही रिएक्ट करना है तो वेल वहां पे ये हाइड्रेशन एनर्जी वाला कंसेप्ट नहीं रिक्वायर्ड है। वाटर के साथ रिएक्शन करने के लिए उसे सिर्फ पहले ही दो फैक्टर्स को देखना है, पहले हाईएस्ट हीट ऑफ एटमाइजेशन और फिर हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी। इसका मतलब है कि वाटर के साथ जब लिथियम का रिएक्शन होगा तो वेल उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, लिथियम से एक्वस कंडीशन में लिथियम आयन का बनना बहुत ही ज्यादा एनर्जी को डिमांड करता है, इसलिए उसकी जो वाटर के साथ रिएक्शन होती है वो स्लो होती है। मैंने इस कंसेप्ट को काफी ज्यादा टाइम लेकर लेक्चर नंबर 4 एस ब्लॉक एलिमेंट्स वाले प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सो आप उसको वहां पे देख सकते हैं अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, ठीक है। मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिथियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो सबसे हाईएस्ट नेगेटिव है, बाय बिकॉज उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द आयन। मगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए स्लो क्यों है? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये आप कंसेप्ट्स को जरूर याद रखिएगा। सो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, दैट इज द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो पहले दो मेटल्स दैट इज बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, दे आर काइनेटिकली इनर्ट टू वाटर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस। तो हम देखते हैं कि जो बेरिलियम है वो वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, चाहे हम वाटर को कोल्ड ले लें, चाहे हॉट ले लें, चाहे स्टीम ले लें, बेरिलियम के वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होता। मैग्नीशियम के केस में कोल्ड वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होता, मगर अगर वाटर हॉट होगा तो वेल वो फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। और मैंने आपको बताया था कि कोल्ड वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और हॉट वाटर के साथ ऑक्साइड फॉर्म होता है। मगर यहाँ पे इंपॉर्टेंटली आपको जो याद रखना है कि जो अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। इसका मीनिंग कि कुछ अमाउंट में ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और जब ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं थोड़ा थोड़ा
हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म करते हैं, क्योंकि ये ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करेगा, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे जब हम आयनिक कंपाउंड्स की वाटर के साथ रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़ के बाकी सब अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं वो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, वाटर के साथ उनकी रिएक्शन ज्यादा बेटर हो जाती है। मैग्नीशियम के केस में बहुत ही थोड़ा अमाउंट ऑफ ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होगा, और वो थोड़ा सा अमाउंट वाटर के साथ रिएक्ट करके आगे फर्दर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। मगर मेजर प्रोडक्ट आपका मैग्नीशियम और वाटर की रिएक्शन में क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। बाकी के जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर सकते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, तो ये कौन से हैं? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ओके, अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, वो ये है कि क्या बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनता है या नहीं? बाकी सबके हाइड्रोक्साइड्स तो बनते हैं, क्या बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनता भी है या नहीं? तो वेल उसका आंसर है यस, मगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करके तो अपना हाइड्रोक्साइड नहीं फॉर्म करता। तो वेल वो कैसे फॉर्म करता है उसको आप याद रख सकते हैं। एक रिएक्शन से बेरिलियम क्लोराइड और NaOH जब रिएक्ट करेंगे तो वो फॉर्म करेंगे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और साथ में NaCl। तो इस तरीके से बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म हो सकता है। तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स, दैट इज द बोरॉन फैमिली। और बोरॉन फैमिली में प्लीज डू रिमेंबर बोरॉन अकेला एक नॉन मेटल है, और बाकी सब जो एलिमेंट्स है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये सब मेटल्स हैं। तो बोरॉन सबसे पहले कैसे रिएक्ट करेगा वाटर के साथ? वेल, बोरॉन की वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो डू रिमेंबर कि बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम, ना तो कोल्ड वाटर के साथ, ना हॉट वाटर के साथ, ना स्टीम के साथ, अनलेस स्टीम के साथ इसकी रिएक्शन हो रही हो एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। इसका मीनिंग ये है कि स्टीम तो वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस पे बन जाएगी, मगर 100 डिग्री सेल्सियस पे बोरॉन का स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं होगा। बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ये स्टीम के साथ रिएक्ट करके कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। तो प्रोडक्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि कोल्ड वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनता है, और अगर हॉट वाटर होगा या स्टीम होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनेगा एलिमेंट का, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। चाहे वो मेटल है चाहे वो नॉन मेटल है, प्रोडक्ट साइड पे आपको याद रहना बहुत आसान है। ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड और हॉट वाटर स्टीम के साथ ऑक्साइड। ठीक है, तो रिएक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोरॉन स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। अदरवाइज हम देखते हैं कि इन जनरल जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं अनलेस कोई स्पेसिफिक कंडीशंस हो, एक्सेप्ट जब हम हेलोजेंस पे आएंगे हम वहां पे रिएक्शन वाटर के साथ स्टडी करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। सो नेक्स्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक मेटल है, मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन होती है, मगर हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम डज नॉट अपीयर टू रिएक्ट विद वाटर। हमें ऐसा लगता नहीं है कि एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है। क्यों नहीं लगता है उसका आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जो हमारे प्रेशर कुकर्स होते हैं उनमें हम खाना बनाते हैं, और वो जनरली किसके बने हुए होते हैं? एल्यूमिनियम के बने होते हैं। एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर्स होते हैं। आजकल स्टील के भी आ गए हैं, पाउडर कोटेड बहुत सारा कुछ आ गया है, मगर जो पुराने प्रेशर कुकर थे वो सब एल्यूमिनियम के थे। अगर एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करता होता तो वेल आप उसमें खाना नहीं बना सकते थे, क्योंकि उसका वाटर के साथ रिएक्शन हो जाता। मगर हम तो प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, और प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम का है। इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। वेल, एक्चुअली में होता क्या है कि जब एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सबसे पहले उसकी सरफेस पे एल्यूमिनियम और वाटर के रिएक्शन से एक ऑक्साइड फिल्म फॉर्म हो जाती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 उसके सरफेस पर डिपॉजिट हो जाती है, और वो डिपॉजिट होने के बाद आगे फर्दर रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ऑक्साइड लेयर अगर ये एब्सेंट हो तो वेल वो इवन कोल्ड वाटर को डिकम्पोज करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर सकता है। तो एल्यूमिनियम के केस में क्या होगा? रिएक्शन शुरू होगा
मगर एकदम से ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले ऑक्साइड लेयर सरफेस पे डिपॉजिट होगी और आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास गैलियम और इंडियम। गैलियम और इंडियम दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर अनलेस ऑक्सीजन गैस इज प्रेजेंट, ठीक है। और उसके बाद है थैलियम। थैलियम फॉर्म्स थैलियम हाइड्रोक्साइड इन मॉइस्ट एयर। तो थैलियम वाटर in presence of oxygen is going to be forming thallium hydroxide, और यहाँ पे जो thallium की oxidation state है, well that is +1. that will be very important for you to remember कि जो group 13 के एलिमेंट्स है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, मगर जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, और थैलियम के जो हम कंपाउंड्स देखते हैं वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखते हैं। तो थैलियम क्या फॉर्म करेगा? थैलियम हाइड्रोक्साइड इन द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। थैलियम डिकम्पोजेस इवन स्टीम एट रेड हॉट। तो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे थैलियम इवन स्टीम के साथ रिएक्ट करके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या फॉर्म करेगा? ऑक्साइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं कार्बन फैमिली पे। कार्बन फैमिली में कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल्स हैं, जर्मेनियम एक मेटलॉइड है, टिन और लेड दोनों मेटल्स हैं। तो यहाँ पे आप वाटर के साथ सब तरह की रिएक्शंस देख सकते हो, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन, मेटलॉइड के साथ और मेटल्स के साथ कैसे ये रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं कार्बन पे। तो कार्बन बिल्कुल बोरॉन जैसे होता है फॉर द रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। तो कार्बन ना तो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर कोल्ड वाटर कोई रिएक्शन नहीं होगा, स्टीम के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होगा अनलेस टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा। और यहाँ पे टेम्परेचर जिसपे कार्बन रिएक्ट कर सकता है विद स्टीम दैट इज 1270 केल्विन। बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन पॉसिबल है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि आपको आनी चाहिए। Carbon in the form of red hot coke reacts with steam at a temperature of 1270 Kelvin to form carbon monoxide and hydrogen, that is water gas. इस दोनों के मिक्सचर को हम वाटर गैस बोलते हैं। मगर प्रोडक्ट लिखना बहुत ही अब आसान है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर यहाँ पे स्टीम आ गया या हॉट वाटर आ गया तो जो भी एलिमेंट है आपको उसका ऑक्साइड बनाना है, ठीक है। इस केस में जो ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इन दोनों के मिक्सचर को हम वाटर गैस बोलते हैं। ये इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन है, वॉश प्रोसेस का नाम है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि एग्जामिनेशन में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछी गई है। इनफैक्ट वाटर गैस को हम आगे फर्दर सिन गैस भी बोलते हैं, क्योंकि ये मिथानोल और आगे फर्दर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। सो प्लीज डू रिमेंबर दिस रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये भी वाटर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद हम फर्दर आ जाते हैं टिन। तो टिन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर सकता है, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। तो टिन और वाटर की रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ स्टीम होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। प्रोडक्ट आई होप अब बहुत ही आसान है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं। गुड। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया लेड। तो लेड भी बिल्कुल एल्यूमिनियम के जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन होगा मगर ऑक्साइड लेयर सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगी और आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। इसीलिए क्योंकि ये डिपोजिशन हो जाती है तो हम लेड की पाइप्स को यूज करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। तो लेड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, सरफेस पे एक ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टिन से रिलेटेड। तो टिन, प्लीज डू रिमेंबर, दिस कैन बी स्प्रेड एज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन आयरन कैन्स टू प्रिवेंट द कैन फ्रॉम करोडिंग, क्योंकि आयरन की करोजन बहुत आसानी से हो जाती है इन एयर, मॉइस्ट एयर में। और वेल टिन की रिएक्शन विद स्टीम के साथ ही पॉसिबल है, कोल्ड वाटर के साथ पॉसिबल नहीं है, इसलिए आयरन कैन्स को करोजन से प्रिवेंट करने के लिए उनके ऊपर टिन को स्प्रे कर दिया जाता है एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। सो नेक्स्ट हम दो
ग्रुप्स को इकट्ठे ही करने वाले हैं। ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली। सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ भी खास याद नहीं रखना है एक्सेप्ट कि ये जो प्योर एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन फैमिली के, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, अगर हम नाइट्रेट्स की बात करें, नाइट्राइट्स की बात करें, या इवन हम नाइट्रोजन की बात करें, तो ये वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, सॉल्युबल है, मगर ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे यही याद रखना है। और ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली में भी आपको बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज याद रखनी है कि प्योर एलिमेंट्स इन दिस फैमिली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो कोई भी रिएक्शन ग्रुप नंबर 15 और 16 में आपको याद नहीं रखनी है विद वाटर, कोई भी रिएक्शन नहीं होता। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स, दैट इज द हेलोजन फैमिली, जो कि आपकी एलिमेंट रिएक्शन विद वाटर के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पे आपको स्टडी करनी है। हेलोजन सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं। सारे के सारे हेलोजन्स अपने अपने पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और फ्लोरीन से अगर हम आयोडीन तक जाएंगे डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, राइट। तो इसलिए हम देखते हैं कि हेलोजन्स की वाटर के साथ रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। सबसे पहले हमारे पास है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनफैक्ट फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल, राइट। तो फ्लोरीन की जब वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो इट कैन डिस्प्लेस ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। तो हम क्या देखते हैं, फ्लोरीन और वाटर का जब रिएक्शन होगा तो फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं बनेगा, वो वाटर में से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा। तो ऑक्सीजन जब बाहर निकल जाएगा तो पीछे है H आयंस, और यहाँ पे इसके क्या है F आयंस, वो मिलके क्या फॉर्म करें, एसेंशियली HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। और एक्वस सोल्यूशन में वो आयनाइज्ड फॉर्म में आपको मिलेंगे H आयंस एंड F आयंस, और यू कैन राइट इट एज HF, एंड साथ में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपके लिए इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ गया, फ्लोरीन अपना ऑक्साइड फॉर्म करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करेगा। यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा, इसलिए ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी और साथ में HF बनेगा। मगर उसके बाद जब हम रेस्ट ऑफ द हेलोजेंस पे जाएंगे तो वो ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, मगर इस केस में भी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म हाइड्रोहैलिक एसिड एंड हाइपोहैलस एसिड। लेट मी शो यू द रिएक्शंस। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल क्लोरीन की रिएक्शन है। क्लोरीन की जब वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो वो फॉर्म करेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में हाइपोक्लोरस एसिड, दैट इज HOCl। अब आप इसको कैसे याद रखोगे उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग कराती हूँ, सो दैट कि आप ये प्रोडक्ट याद रखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लोरीन वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा उसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। क्लोरीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, Cl, दोनों के बीच में एक बॉन्ड है। और वाटर को अगर हम आयनाइज्ड कंडीशन में लिखें तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं कि वाटर विल बी ब्रेकिंग अप इनटू H आयंस एंड OH आयंस। ओके, मगर क्लोरीन मॉलिक्यूल चाहे वो नॉन पोलर है, आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस डायपोल क्या होता है। इंस्टेंटेनियस डायपोल क्या होता है कि घूमते हुए कभी ना कभी ऐसे होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कभी एक तरफ ज्यादा हो जाएंगे और दूसरी तरफ कम हो जाएंगे, और वहां पे एक इंस्टेंटेनियस डायपोल डेवलप होगा। और वो क्या होगा कि एक एटम के ऊपर आप कह सकते हो कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। उस कंडीशन में अगर आप अंडरस्टैंड करो कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो वो H पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो वो OH आयंस की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो H आयंस और ये वाला क्लोरीन मिलकर क्या फॉर्म करेंगे, HCl फॉर्म करेंगे, और ये पॉजिटिव चार्ज वाला क्लोरीन किसके साथ अट्रैक्ट होगा, OH आयंस के साथ, तो वो क्या फॉर्म करेगा, HOCl। ठीक है, तो H पॉजिटिव और Cl HCl, OH नेगेटिव और Cl मिलके क्या फॉर्म करेंगे, HOCl।
तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा जब क्लोरीन का वाटर के साथ रिएक्शन है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इसके ऊपर एक इंस्टेंटेनियस डायपोल बना दो, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दे दो, दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज दे दो, वाटर को H आयंस और OH आयंस में ब्रेक कर दो, एक को OH के साथ ऐड कर दो और दूसरे को H पॉजिटिव के साथ, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा HCl एंड HOCl। HOCl इज हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अब आप ये पूछो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो वेल डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो हम एक ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में होगा क्या कि एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। अगर आप यहाँ पे क्लोरीन की एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे तो वेल क्या होगा, वो जीरो होगा। अब अगर आप HCl में क्लोरीन को देखोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1 और HOCl के अंदर +1। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 0 से -1 जा रहा है HCl में, रिडक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट में, सो ये क्या बनेगा, रिडक्शन रिएक्शन। और जहां पे 0 से +1 जा रहा है वहां पे होगी ऑक्सीडेशन। तो एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है साइमल्टेनियसली, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए। नेक्स्ट अब हम आते हैं ब्रोमीन पे। तो ब्रोमीन और वाटर की रिएक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर जैसे हमने क्लोरीन के लिए किया, तो HBr बनेगा और HOBr बनेगा हाइपोब्रोमस एसिड। पर इस केस में वेल होगा क्या कि जो रिएक्शन है वो बहुत ही कम होगी, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ HBr एंड HOBr बनेगा, क्योंकि ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत कम है, वो वाटर के साथ बहुत इस तरीके अच्छा रिएक्शन नहीं होगा। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं आयोडीन की रिएक्शन के साथ। तो अगेन आयोडीन विल बी रिएक्टिंग विद वाटर टू प्रोड्यूस HI एंड HOI। HOI will be hypoiodous acid। सिमिलर प्रोडक्ट, मगर जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसकी क्वांटिटी कम है। इनफैक्ट आयोडीन और वाटर के केस में हम देखते हैं कि बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट बनेगा HI और HOI का। ठीक है, इनफैक्ट हम देखते हैं कि इस केस में ऑपोजिट रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि HI + O2 जो कि यहाँ पे आप देखते हो कि बिल्कुल प्रोडक्ट साइड पे फॉर्म हो रहा था हाई फ्लोरीन और वाटर की रिएक्शन में, उससे ऑपोजिट आयोडीन और वाटर की रिएक्शन है। HI + O2 will be forming I2 and water in a spontaneous reaction, जबकि I2 का वाटर के साथ रिएक्शन well that is going to be a difficult reaction। ठीक है, तो काफी कुछ है जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या कुछ याद रखना है, फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। क्लोरीन ब्रोमीन की जब रिएक्शन होती है वाटर के साथ तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोहैलिक एसिड और हाइपोहैलस एसिड फॉर्म करते हैं। और जब आयोडीन की रिएक्शन होती है तो वेल ऑपोजिट रिएक्शन, बिल्कुल फ्लोरीन के ऑपोजिट वाली रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। HI और O2 दे विल बी रिएक्टिंग टू फॉर्म I2 एंड वाटर। ठीक है, सो आई होप ऑल दिस इज क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैम ग्रुप नंबर 18 का क्या हुआ, तो वेल ग्रुप नंबर 18 तो बच्चा लोग नोबल गैसेस हैं, तो नोबल गैसेस वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो हम मूव करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे, रिएक्टिविटी विद वाटर। तो ये आप ऑलरेडी स्टार्ट ऑफ द लेक्चर पे भी देख चुके हो, हमने अभी अभी पढ़ा है कि जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स होंगे वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ पे आ रहे हैं, मैंगनीज है, जिंक है, क्रोमियम है, आयरन है, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है और ये बहुत ज्यादा हाई नहीं है। ठीक है, तो या तो ये लो रिएक्टिविटी वाले हैं या वेरी लो रिएक्टिविटी वाले हैं, तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। जो लो रिएक्टिविटी वाले होंगे जैसे कि मैंगनीज है, जिंक है, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेंगे, जैसे कि जिंक और वाटर का हॉट वाटर के साथ रिएक्शन है यहाँ पे जिंक का, ये
प्रोड्यूस करेगा जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और जो बहुत ही कम रिएक्टिव हैं, जो जरा से ऊपर लाई करते हैं हाइड्रोजन से, तो जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट है, दे विल बी अटैक्ड बाय स्टीम ओनली। तो एग्जांपल आप ऑलरेडी रिएक्शन का स्टार्ट ऑफ द लेक्चर देख चुके हो, आयरन और वाटर जैसे कि फॉर्म करेंगे फेरोसोफेरिक आयरन और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगी, एंड फेरोसोफेरिक ऑक्साइड दिस इज अ मैग्नेटिक ऑक्साइड। ठीक है, और बाकी के हमने स्टडी किया कि हाइड्रोजन से नीचे हमारे पास कॉपर है, मर्करी है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, गोल्ड है, ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और ये हाइड्रोजन से क्योंकि एक्टिविटी सीरीज में नीचे लाई करते हैं, सो दे विल नॉट बी रिएक्टिंग विद वाटर। ठीक है, तो फाइनली हम आते हैं एंड पे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं? तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए डू रिमेंबर कि जो अर्लियर लैंथेनॉइड्स हैं, हम एक्टिनॉइड्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होते हैं, तो अर्लियर जो लैंथेनॉइड्स होते हैं दे आर सिमिलर टू कैल्शियम इन देयर रिएक्टिविटी, बट जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है दे बिहेव लाइक एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम देखते हैं कि लैंथेनॉइड्स कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, तो दे विल बी रिएक्टिंग विद वाटर स्लोली इन कोल्ड बट रैपिडली ऑन हीटिंग, फॉर्मिंग द हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्विंग हाइड्रोजन। ठीक है, तो कोल्ड वाटर के साथ अगर रिएक्ट कर सकते हैं, चाहे स्लो भी रिएक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो अगर हम जनरल लैंथेनॉइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं Ln के साथ, तो Ln प्लस वाटर विल बी फॉर्मिंग लैंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड्स। इनमें हम देखते हैं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा कॉमन होती है, तो लैंथेनॉइड्स का हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक, सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा। हमने पूरे के पूरे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की वाटर के साथ रिएक्शंस देखी, और वो बहुत ही सिंपल रिएक्शंस थी। कोल्ड वाटर के साथ एक तरह का प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, हॉट वाटर और स्टीम के साथ एक तरह का प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अलग अलग देखते थे तो बहुत सारी रिएक्शंस लगती थी, मगर एसेंशियली कुछ भी तो नहीं था इनमें याद करने को। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा। वी आर गोइंग टू बी कमिंग अप विद मोर ट्रिक्स, मोर कंसेप्ट्स, मोर क्वेश्चंस, एंड ऑल्सो जैसे मैंने आपको कहा था कि एक इंपॉर्टेंट लेक्चर वाटर की आयनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर वाटर की कोवलेंट कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन। सो दे आर ऑन द लिस्ट। जल्दी ही हम वो लेक्चर्स भी अपलोड करेंगे, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम नया लेक्चर आपके लिए पोस्ट करें। आपके कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री, आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हम आपको 24 to 48 आवर्स में वापस रिवर्ट बैक जरूर करेंगे आपकी क्वेरीज के सॉल्यूशंस के साथ। तो सी यू अगेन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।